जो राष्ट्र से प्रेम करेगा वो स्वतः ही पूरी दुनिया से प्रेम करेगा। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप टिकट के दावेदार हैं। पार्टी जब जहाँ से निर्णय करेगी वो पार्टी के खाते में वो सीट जाएगी, इस बात की गारंटी है। राजनीतिक विरासत संभालना चाहते हैं या आपने स्वयं राजनीति में आने का रास्ता चुना? कांग्रेस जैसी पार्टी में तय है कि आप अगर गांधी खानदान में पैदा होते हो तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। लाडली बहना योजना कांग्रेस अपना बता रही है। तो जितने वादे दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी कर सकते थे उन्होंने मिलकर बोरी भरकर वादे कर दिए। जो कांग्रेस इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, किस स्थिति में कांग्रेस के पास ऐसा कोई मतलब आधार नहीं है जिसके लिए देश का जो वोटर है वो उनको कहे कि मैं आपको वोट देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच आपकी आवाज़ बनकर। आज हम बात करेंगे ग्वालियर शहर के एक ऐसे युवा नेता से जो अपने मधुर व्यवहार और मधुर बाणी से युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, जो वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के नए सहयोगी वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस युवा नेता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा युवा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर की, जो रामू भैया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उनसे उनके राजनीतिक सफर और आने वाले विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर। देवेंद्र जी, आचरण न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जनता के कुछ सवाल हैं, उनके जवाब देने हैं आपको। सिंपल से सवाल हैं सबसे, लेकिन इससे पहले एक मेरा सवाल है जी। आप एक युवा नेता हैं जी। तो मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक आदर्श ग्वालियर कैसा होना चाहिए, किस तरीके की आप कल्पना करते हैं एक आदर्श ग्वालियर के लिए? देखिए, आदर्श की कोई परिभाषा नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि दिल्ली कैसी होनी चाहिए, दिल्ली राजधानी है तो राजधानी के हिसाब से विकास करती है। इंदौर को हम देखते हैं तो इंदौर आज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में एक अलग पहचान बना रहा है। ग्वालियर की जो पहचान है वो है सांस्कृतिक पहचान। ग्वालियर में तानसेन साहब हों, बैजू बावरा जी हों, ऐसे बड़े बड़े महान संगीतज्ञ ने जन्म लिया और इस विरासत को आज बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ग्वालियर की एक सांस्कृतिक पहचान है और सांस्कृतिक पहचान और ऊपर बने इसके लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। और मुझे एक बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ग्वालियर जैसे राजा मानसिंह तोमर जी यहाँ के राजा रहे और उनके समय ध्रुपद जैसी संगीत विधा जो पहले संस्कृत में गाई जाती थी उसको फिर ब्रज भाषा में उन्होंने अनुवाद किया और एक आम जन जो होते हैं वो भी उस संगीत का आनंद ले सकें, ऐसी उन्होंने विधा को आगे बढ़ाया। और खुशी इस बात की कि मेरे पिता जब यहाँ से सांसद नहीं भी थे, पहले उस समय विधायक थे, फिर लगातार कुछ ना कुछ चलता रहा और उन्होंने प्रयास किया कि ध्रुपद ग्वालियर का है, ग्वालियर के राजा ने विकसित किया और यहाँ के लोगों को पता नहीं। तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ पर ध्रुपद संगीत का एक विद्यालय स्टार्ट कराया, जहाँ आज मुझे खुशी है कि करीबन 20-22 बच्चे हैं वो आज संगीत सीख रहे हैं। कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो आज नेशनल लेवल पे परफॉर्म भी करते हैं। तो ग्वालियर की जो पहचान है वो सांस्कृतिक पहचान, और ग्वालियर के आसपास का जो इलाका भी अगर आप देखेंगे तो वो सांस्कृतिक रूप से देखेंगे बहुत समृद्ध है, पुरातत्व की दृष्टि से देखेंगे बहुत समृद्ध है। तो ग्वालियर का अपना एक अलग आनंद है, अलग पहचान है। देवेंद्र जी, आप एक युवा नेता हैं, युवाओं को लेकर क्या किस तरीके की प्लानिंग है आपकी? देखिए, प्लानिंग नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब जो जिम्मेदारी आपको जीवन में मिले उसका निर्वहन हम सबको करना होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि युवा होने के नाते हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को एंगेज कर सकें। जो आज नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है जिसके कारण आम जनता को भी अगर हम देखते हैं आज घर घर में स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं। कोई सूखे नशे की चीज़ों में व्यस्त हो गया है, कुछ अलग अलग चीज़ें हो गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि युवा सही धारा में वहे, राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़े, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हो और समाज के प्रति भी हमारी जो जिम्मेदारी उसका एहसास हो। कुल मिला के अगर युवा जो है, युवा की जिम्मेदारी है कि देखिए करियर में क्या करेगा वो अलग विषय है, पर कुल मिला के वो राष्ट्र के भी काम आ सके, परिवार के भी काम आ सके और समाज के भी काम आ सके। अगर युवा दिशा से भटक जाएगा, दिशा उसकी गलत हो जाएगी तो उसका प्रभाव पूरे समाज पे भी पड़ना है, परिवार पे भी पड़ना है और राष्ट्र पे भी पड़ना है। तो हम सबकी कोशिश ये है कि युवा राष्ट्र की तरफ बढ़े, राष्ट्र प्रेम की तरफ आगे बढ़े और जो राष्ट्र से प्रेम करेगा वो स्वतः ही पूरी दुनिया से प्रेम करेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। अगला सवाल ये आया है कि आप अपने पिता से कितने प्रभावित हैं और आप अपना उन्हें राजनीतिक गुरु मानते हैं? देखिए, मेरे लिए अगर मैं पिता की बात करूं तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब पिता ने राजनीतिक तौर पे काम करना शुरू किया
तो उस समय शायद ये कोई कल्पना भी नहीं करता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार होगी, कभी आज मतलब इतने सारे प्रदेशों में सरकार है, उसके जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी आज पूरी दुनिया में एक जनता के मतलब विश्व के लीडर के ऐसी स्थिति में हैं। तो उस राजनीतिक दल के बारे में उस समय शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन ये मैं सोचता हूँ। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ जैसे मेरे पिता हैं और पिता के साथ समकालीन जो नेता जिन्होंने मेरे पिता को भी आगे बढ़ाया और संगठन से जोड़ा, और उस समय शायद उनकी दूरदृष्टि जो हम कहेंगे तो वो शायद बहुत बड़ी रही होगी कि उन्होंने एक विचार के लिए काम करना स्टार्ट किया और उस विचार को लेकर वो लोग आगे बढ़े और आज वो विचार पूरी दुनिया में फैलने जा रहा है। विचार यही है, चाहे वो हमारे मुखर्जी साहब हों, चाहे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी हों, अटल जी की एक अपनी अलग परिभाषा है, आज अडवाणी जी है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो उस संघर्ष के मुझे गर्व है कि मेरे पिता उस समय के साथी हैं जब अटल जी अडवाणी जी काम करना शुरू किया, दीनदयाल जी ने इस पार्टी की नींव रखी, उन्होंने उस विचार को आगे बढ़ाया और इस विचार में मेरे पिता की सहभागिता, इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आज की स्थिति में थोड़ा सा लोग प्रभावित भी होते हैं और उनके मन में कई सारी चीज़ें रहती हैं कि आज जैसा राजनीतिक रूप से हम देखते हैं कि संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मुख्यमंत्री आते हैं तो लंबी गाड़ियों का काफिला दिखाई देता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी बड़े लीडर बनते हैं दुनिया में, तो जो दिखता है वो असल में दिखाई नहीं देता। जो दिख रहा है वो दिख रहा है, बस जो असल में है वो नहीं दिखाई देता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे पिता पे गर्व है कि उन्होंने जिस विचारधारा के लिए काम किया और आज भी वो काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो निश्चित तौर पे उनका जो संघर्ष है, उनकी जो व्यक्तित्व की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें उनकी प्रभावित करती हैं। मैं कहूँ कोई एक बात उनकी प्रभावित करती है ऐसा नहीं, उनकी हज़ारों खूबियाँ हैं, वो अपने आप में राजनीति की कार्यशाला है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कार्यकर्ता के रूप में भी देखेंगे और नेता के रूप में भी देखेंगे तो जो कार्यकर्ता की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो उनसे बेहतर और अच्छा कार्यकर्ता होना भी अपने आप में बड़ी बात है। और नेता की बात करेंगे तो मैंने एक जो बहुत बड़ी बात देखी है कि लोग थोड़ी सी सफलता के साथ उनके अंदर बदलाव आ जाता है। मेरे पिता आज से जब 1978 में जब कॉलेज के अध्यक्ष बने थे, उनके मित्र अगर आज उनको मिलते हैं तो तब भी उसी भाव से आज वो उनको मिलते हैं, बुलाते हैं और प्रेम से बात करते हैं। आज भी आज इतना बड़ा कद ईश्वर ने उनको दिया है, बड़ी पद प्रतिष्ठा प्रदान की है पार्टी ने और ईश्वर ने, उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति में आने के बाद, राजनीति में सफलता से पहले और सफलता के बाद जो बदलाव नहीं आया वो व्यक्तित्व सबसे उत्कृष्ट होता है और मैंने अपने पिता को उसमें बहुत अच्छे से पाया है। तो वो चीज़ उनकी मुझे बहुत प्रभावित करती है। मेरा अगला सवाल है कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप टिकट के दावेदार हैं, इसे लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आपकी कोई चर्चा हुई? पार्टी आपको अगर मौका देती है तो कौन सी सीट से आप लड़ना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में चुनाव की बात है तो निश्चित तौर पर जब आप राजनीति में होते हैं तो राजनीति में जब पार्टी तय करेगी तो चुनाव भी लड़ना होता है। पार्टी तय करेगी संगठन में काम करना है तो संगठन में भी लड़ना, संगठन में भी आपको आगे बढ़ना होता है। पार्टी जहाँ कहेगी, जैसी स्थिति में कहेगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं इतना कह सकता हूँ कि पार्टी जहाँ से कहेगी, जब कहेगी, वो सीट पार्टी के लिए हम प्लस करके देंगे, ये मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ। बात है कि चर्चा की बात है तो मैं यही कहूँगा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और आगे भी ऐसा करता रहूँगा। और आपने देखा 13 के चुनाव हुए तब भी मैंने काम किया, 18 के हुए तब भी काम किया। लगातार काम करना मेरे स्वभाव में है और मुझे अच्छा लगता है कार्यकर्ताओं के बीच रहना, जनता की समस्याओं को सुनना और उसको सुलझाना। नहीं, ऐसा भी देखा गया है, कई लोगों का चर्चा का विषय भी है कि दिमनी विधानसभा और पूर्व विधानसभा और दक्षिण विधानसभा, इसमें आपने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है कई? नहीं, देखिए, ग्वालियर में मेरा जन्म हुआ है। ग्वालियर में मतलब मैं लगभग जब बचपन से लेके अभी तक ग्वालियर के लोगों से संपर्क निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा रहा। पिता की राजनीति जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, वो ग्वालियर से ही शुरू हुई और निश्चित तौर पे ग्वालियर से लगाव है और ग्वालियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। रही मुरैना की बात, तो मुरैना भी मेरा घर है, मेरा गांव वहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वो किसी एक सीट पर बंध के नहीं रहता है। पार्टी, मैंने आपको कहा ना, पार्टी जब जहाँ से निर्णय करेगी वो पार्टी के खाते में वो सीट जाएगी, इस बात की गारंटी है।
एक और सवाल है आपके लिए कि आपके पिता भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वो भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री है। आप उनकी राजनीतिक विरासत संभालना चाहते हैं या आपने स्वयं राजनीति में आने का रास्ता चुना? नहीं, विरासत तो मैं ऐसा मानता हूँ कि विरासत में और दोनों में बहुत अंतर है कि मैं आना चाहता हूँ, विरासत मिलना चाहती है, दोनों अलग अलग अंतर हैं। हम बात करते हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि की, परिवारवाद और वो सारी चीज़ें। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप अपना रास्ता अगर स्वयं बनाते हैं। मेरी आज उम्र लगभग 36 साल होने को है, लगभग 1988 का मेरा जन्म है, तो 35 क्रॉस कर गए। तो अगर विरासत में मिल रही होती तो मैं 18 का कंप्लीट होता, जैसे ही मैं 25 वर्ष का कंप्लीट होता। जब हमारे राजनीतिक चुनाव लड़ने की उम्र क्या है? 18 के बाद आप वोट डाल सकते हैं, उसके बाद आप कभी भी कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति की उम्र के लिए मेरे ख्याल से जो उम्र तय सरकार ने करी है वो एक अलग निश्चित बात है कि किसी चुनाव के लिए तो निश्चित है नहीं। तो मैंने तो अपना रास्ता स्वयं ही बनाने का निर्णय लिया था। और अगर विरासत की बात करें तो विरासत किसको मिली आप समझते हैं? विरासत का एक डेफिनेशन है, मुझे लगता है लोग उसको समझना नहीं चाहते। विरासत का मतलब ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस में आते हैं, सीधे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं और कुछ समय बाद सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जैसी पार्टी में तय है कि आप अगर गांधी खानदान में पैदा होते हो तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप हो तो ये तय नहीं है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मैं 2009 से 2008 या 9 की मेरी सक्रिय सदस्यता है, तब से लगातार पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ। और मैं ऐसा नहीं, अगर विरासत मिली होती तो मुझे 9 में ही इलेक्शन लड़ा देती पार्टी की, जाओ सांसद बन जाओ, ये हो जाओ। तो विरासत का कोई विषय नहीं है। मेरे बारे में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये मेरी खुद की इच्छा शक्ति है कि मुझे राजनीतिक किसी पार्टी में काम करना है, सामाजिक रूप से काम करना है और लोगों के भलाई के लिए काम करना है। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद प्रेरणा की बात करते हैं, जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है, उस ग्रंथ से बहुत प्रभावित हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि गरीबों के लिए जितना हम भला कर सकते हैं, और राजनीति एक इसका माध्यम है। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप अच्छा पैसा कमाते हैं, तो एक CSR फंड होता है, लोग उसको खर्च करते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं। आपने देखा हो अजीज प्रेम जी हो या वॉरेन बफेट हो या बिल गेट्स हो, ये अपना पैसा दान करते हैं गरीबों के भलाई। तो मुझे लगता है जहाँ आपका करियर हो, जहाँ आप जिस स्थिति में हो, जैसी स्थिति बनती है वैसे आप कर सकते हैं। ऐसा कोई दायरा नहीं है कि राजनीति में आके ही समाज सेवा हो सकती है, राजनीति से बाहर रह के भी समाज सेवा हो सकती है, राजनीति में आके भी समाज सेवा हो सकती है। हर तरीके से आप समाज सेवा कर सकते हैं। मैं अगर किसी नौकरी में हूँ और मुझे अगर 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और मैंने तय किया कि मुझे समाज की भलाई के लिए मुझे काम करना है, तो मैं 20,000 रुपये देकर क्या किसी गरीब की मदद कर सकता हूँ। तो समाज सेवा के कई रास्ते खुले हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने अपना रास्ता स्वयं चुना है। किसी राजनीतिक दल में मुझे काम करना था और निश्चित तौर पर मेरे जो पिता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात मेरे लिए है, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। अब आपने समाज सेवा का रास्ता चुन ही लिया है, खुद को राजनीति के लिए समर्पित कर ही दिया है, तो भविष्य में आपकी क्या रणनीति है और आप पार्टी को किस तरह जनता के बीच लाना चाहते हैं? नहीं, मैं रणनीति के तौर पर पार्टी को कैसे लाऊंगा? देखिए, मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन आज अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, माननीय शिवराज जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आपने देखा कि लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में है। और वो समय भी आपको याद करना होगा, एक समय ऐसा भी एक समय मध्य प्रदेश का था जब हम इंदौर से भोपाल जाया करते थे, 6 से 7 घंटे लगा करते थे। मतलब भोपाल इंदौर की तो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि मैं उस समय भोपाल रहता था, इसलिए मुझे याद है। ऐसे मध्य प्रदेश में सैकड़ों रास्ते थे जहाँ पर लोगों को घंटों लगा करते थे, लेकिन सरकार आई, सरकार बनने के बाद प्रदेश की दिशा और दशा बदली। इंदौर जैसा शहर आज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, जहाँ लोग आना चाहते हैं। आप देखें, बिजली की अगर व्यवस्था देखें तो एक समय ऐसा था कि लगातार कटौती हुआ करती थी, आम जनता को शहरों में भी आपको बिजली उपलब्ध नहीं थी। सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। कृषि के क्षेत्र में अगर देखें तो उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। कृषि कर्मण अवार्ड जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है। तो लगातार पार्टी काम कर रही है और उन कल्याणकारी योजनाओं को हम जनता के बीच रखने का काम कर रहे हैं।
आपने अभी देखा होगा कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया, बहनों को 1,000 रुपये का एक सशक्त बनाने के लिए कि जब तक आपके पास करियर में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई नहीं है, मतलब कुल मिला के उन्हों को आत्मनिर्भर बनाने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं कि जब तक घर पर बोझ ना बने, आपको सरकार सपोर्ट कर रही है। तो ये मुख्यमंत्री जी जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं वो मैं आपको गिना रहा हूँ, काम तो उनके बहुत सारे हैं। अभी लाडली बहना योजना से एक सवाल मेरा हो रही है कि लाडली बहना योजना कांग्रेस अपना बता रही है और एक सीएम राइज स्कूल की योजना मुख्यमंत्री जी की है, वो भी कांग्रेस अपना बता रही है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आपको 15 महीने 18 महीने का जो समय मिला कमलनाथ जी को, और जितने वादे वो कर सकते थे अच्छे से सारे कर डाले, क्योंकि उनको लग रहा था कि सरकार में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं आएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे राजनीतिक तौर पर। तो जितने वादे दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी कर सकते थे, उन्होंने मिलकर बोरी भर कर वादे कर दिए। लेकिन मैं छोटी सी बात कहूँगा, कौन से वादे पूरे हुए? किसानों को उन्होंने कहा कि आपके कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे। आप देखिए, किसी का 100 रुपये माफ़ हुआ, किसी का 500 हुआ, किसी का 250, किसी का 300। अगर किसी का कर्जा 1 लाख रुपये है तो चलो आपने कहा कि कर्जा माफ़ करेंगे, तो यार कम से कम उसका 80% तो आप माफ़ करो, चलो 20% वो अंशदान कर सकता है। लेकिन आपने तो क्या किया, 1 लाख कर्जा है, 1,000 रुपये 1,500 रुपये कर दिया, किसी का 20,000 है तो किसी का 55 रुपये कर दिया। तो कुल मिला के वादा खिलाफी उन्होंने की। और रही उनकी योजनाओं की बताने की बात, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप कुछ भी कहो, सरकार जनता ने हमको योजना बनाने का मौका दिया, हमें इम्प्लीमेंट करने का मौका दिया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लाडली लक्ष्मी योजना जब शिवराज जी ने स्टार्ट की थी तो कांग्रेस जी बताते थे कि वो भी उन्हीं की योजना है, कि उस समय दिग्विजय सिंह जी सोचा करते थे 1995 में कि वो हमारी योजना है। तो ये सब मुंगेरी लाल के सपने देखने वाली बात है, और रात को सपना देखते हैं, सुबह उठ के बोल देते हैं, ये कांग्रेसियों की आदत है। और मैं यही कहूँगा कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, जो योजना वो अपनी बता रहे हैं वो हमारी योजना है, और वो बता रहे हैं पर हमने तो पैसा देना भी चालू कर दिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार और बहनें पूर्ण रूप से सरकार के साथ हैं। अच्छा, देखने में आ रहा है कि हर दावेदार, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, धर्म का सहारा ले रहा है। आपने भी कुछ दिन पहले एक विशाल रथ यात्रा निकाली थी, आपको क्या लगता है इससे आपको चुनावी फायदा होगा? देखिए, अगर धर्म की बात करेंगे तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि धर्म जाने में किया जाए, अनजाने में किया जाए, स्वार्थपूर्ण किया जाए, निस्वार्थपूर्ण किया जाए, धर्म करने से हमेशा मनुष्य का लाभ ही होता है। पहली बात तो ये हमें मान ही लेना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े संतों की मैंने कथा को सुना है, उन्होंने कहा धर्म करने से हमेशा आपकी उन्नति होती है, पहली बात। रही राजनीतिक लाभ की बात और इन सब की बात, तो मैं यही कहूँगा कि मैं तो बहुत छोटा था, मेरे पिता लगभग 2000 के आसपास सन 2000 से लगातार कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, जब वो मुरैना सांसद होते हैं मुरैना में करा देते हैं, कभी जब ग्वालियर में थे तो ग्वालियर में कराया, विधायक थे तब भी कराया, सांसद थे तब भी कराया। तो ये उनका हमेशा से धार्मिक पूर्ण उनका मनोयोग रहा है, और उसी कारण से मेरा भी रहा। और मैं किसी राजनीतिक फ़ायदे के तौर पे चीज़ों को नहीं करता। मैंने जगन्नाथ यात्रा जो थी पिछली बार भी हम लोगों ने प्लान करके की थी, और इस बार भी बहुत अच्छी की थी। तो कुछ ना कुछ राजनीतिक नहीं कहूँगा, ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम है, और ये प्रभु की कृपा हम सब पर आशीर्वाद बना रहे, इस अंचल पर बना रहे, और लोगों के अंदर प्रभु के प्रति और समर्पण भाव जगे, इससे प्रयास मैं करता रहता हूँ हमेशा। देवेंद्र जी, आज की जनरेशन जो है मोबाइल जनरेशन है और सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसकी वजह से ज़मीनी कार्यकर्ताओं की वक़्त ख़त्म होती जा रही है। तो इसको लेके आप क्या सोच रखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना तकनीक का उपयोग हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तकनीक का उपयोग करना चाहिए। तकनीक का उपयोग इसलिए करना चाहिए कि जो काम 12 घंटे में होता है वो काम हम 2 घंटे में कर सकते हैं तकनीक की मदद से। लेकिन चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता की बात हो, चाहे वो कहीं भी हो, तकनीक का अपना उपयोग है और प्रत्यक्ष रूप से एक अलग उपयोग है। तो दोनों का समावेश होना चाहिए, चाहे वो तकनीक का हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से जो हम काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, समावेश दोनों का बहुत जरूरी है। अगर हम धरातल पे काम नहीं करें और तकनीक के भरोसे रहेंगे तो भी मतलब नहीं है। ज़मीन पर भी होना बहुत आवश्यक है और तकनीक का उपयोग भी करना बहुत आवश्यक है। और अगर तकनीक का उपयोग हम नहीं करेंगे तो हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। एक सवाल और है कि ऐसी चर्चा है कि आपके पिता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को पार्टी इस चुनाव में चुनावी कमान सौंपने की तैयारी कर रही है।
आप इसे किस रूप में देखते हैं, क्योंकि प्रदेश में वे भाजपा के एक बड़ा चेहरा हैं और पार्टी के आधार स्तंभ हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनको जो भी जिम्मेदारी जब भी सौंपी गई है उसका निर्वहन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के हित में, उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि हर कोई कर सकता है। वो ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं कि वो पूर्ण रूप से पार्टी के प्रति समर्पित हैं, और चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हों तो प्रदेश अध्यक्ष का मुझे याद है कि वो एक एक सीट की चिंता करना उनको, कि कौन कार्यकर्ता वहाँ अच्छे से चुनाव जीत सकता है, कौन अच्छी स्थिति में है। मतलब कुल मिला के चुनाव जब भी होते हैं तो चुनाव में चयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पिता प्रदेश अध्यक्ष इतने लंबे समय तक रहे और कभी भी किसी भी उम्मीदवार के चयन में उन्होंने अपनी निजी महत्वाकांक्षा को नहीं झलकने दिया। ये किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम पार्टी के हित को समझकर और समर्पित रखेंगे, हित को समर्पण के साथ रखेंगे, तो कभी भी पार्टी का नुकसान नहीं होगा। और वो प्रदेश अध्यक्ष जब रहे हैं तब तक पार्टी के समर्पण में उनकी भूमिका बिल्कुल निस्वार्थ भाव से झलकी है, और उसी का परिणाम है कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष दोनों समय रहे तो वो, मतलब मैं कहूँगा गर्व है मुझे कि उनके कार्यकाल में पार्टी सरकार में वापस लौटी। और मैं यही कहूँगा कि फिर से अभी बात चल रही है चुनावी कमान सौंपने की, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ वो हमेशा 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए मतलब उपलब्ध रहने वाले नेता हैं। चाहे कमान सौंपें या ना सौंपें, चुनाव में जो भूमिका पार्टी तय करेगी उस भूमिका का वो अच्छे से निर्वहन करेंगे, और इस बार हम अच्छे से चुनाव जीतेंगे। इसके लिए हम सब लोग पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका पूरा परिवार राजनीति में है। परिवार के सदस्यों के बीच क्या राजनीति पर भी गंभीर चर्चा होती है? इस दौरान आपके पिता क्या आपको राजनीति का पाठ पढ़ाते हैं? नहीं, मेरे राजनीतिक तौर पे देखो मेरे पिता हैं और मैं ही सक्रिय रहता हूँ, इसके अलावा तो कोई ऐसा विषय है नहीं। और छोटा भाई है तो वो अभी पढ़ाई कर रहा है और वो काम वाम में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा हमारे बीच में कभी मतलब राजनीतिक चर्चा हम लोग कभी ऐसे नहीं करते, मतलब मैं यही कहूँगा। अच्छा, ऐसी कोई बात जो आप आचरण से शेयर करना चाहता हूँ, आपके पिता से आपको डांट पड़ी हो, ऐसी कोई बात जो अभी तक आपको याद हो? मैं यही कहूँगा कि वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, और डांट की बात है तो डांटना तो माता पिता का स्वभाव होता ही है, लेकिन डांट कर 1 घंटे बाद दोबारा बात करके किसी बात पर वो, मतलब डांट इसलिए होती है माता पिता की कि जो आपने गलती की है वो गलती ना दोहराई जाए। तो मेरे पिता वैसे बहुत मतलब शांत स्वभाव के, उनको समय भी कम मिलता है, बचपन में भी समय बहुत कम मिला, तो वैसे डांट की बात तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं, लेकिन ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। और मुझे लगता है माता पिता अगर आपका डांटते भी हैं तो प्यार भी सबसे ज़्यादा वो करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा वो हमेशा डांटते रहें, उनको टाइम मिलता रहे। उनको टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है वो हमेशा यही कहते हैं कि ईमानदारी के रास्ते पे चलो, सही रास्ते पे चलो, कभी कुछ गलत अपने जीवन में नहीं करना, और प्रभु की भक्ति हमेशा करते रहें। ये उनका सबसे ज़्यादा संदेश मुझे रहता है। अच्छा, कांग्रेस इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है और लगातार कई बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता ग्वालियर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी ग्वालियर दौरे पे आने वाली हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, राजनीतिक तौर पर तो जब भी चुनाव होते हैं तो अगर हमारी पार्टी का चुनाव हो तो मोदी जी भी आएंगे, नड्डा जी भी आएंगे, अमित शाह जी भी आएंगे, और भी जो बड़े लीडर्स हैं सब आएंगे। तो जब भी राजनीतिक जब बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो चुनाव में तो बड़े नेताओं को आना ही है। अब हमारे नेता हमारी पार्टी के लिए प्रयास करेंगे, कांग्रेस के नेता उनके लिए प्रयास करेंगे, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि आज की स्थिति में कांग्रेस के पास ऐसा कोई मतलब आधार नहीं है जिसके लिए देश का जो वोटर है वो उनको कहे कि मैं आपको वोट देना चाहता हूँ। और अगर हमारी बात करेंगे पार्टी की, तो हमारे पास इतने कई कारण है, एक नहीं 100 कारण है। हम बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करना चाहिए। और 2014 से लेके लगभग 9 साल मोदी जी को हो गए हैं। आज इस बात का प्रमाण है कि कोई भी हमारी पार्टी का मंत्री हो, चाहे कोई हो, किसी पे एक आज तक अभी तक किसी भी कोई दाग नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रमाणिकता है हमारी सरकार की। तो कांग्रेस के पास आधार नहीं है और हमारे पास आधारों की भरमार है। देवेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल है, जाते जाते अपने शुभचिंतकों को, अपने दर्शकों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या उनसे कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आचरण अखबार के बारे में आप सब जानते ही होंगे, और आचरण हमारे बिल्कुल पारिवारिक सदस्य जैसा अखबार रहा है हमेशा। और अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चैनल की भी शुरुआत की है। आप सबका प्यार इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मैं यही कहूँगा, आचरण के साथ
सारे पाठकों का प्यार ऐसे ही बना रहे। मेरी सभी आचरण के व्यूअर को, पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे भाजपा युवा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर उर्फ रामू। आप इनसे कितने सहमत हैं और आपकी इनके बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।